औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 केमिकल इंडस्ट्रीज चैप्टर का नाम है और लेक्चर नंबर 1। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, रीडिंग क्या करनी है हमने इसके अंदर। कहते हैं इन ग्रेड 6 यू लर्न अबाउट मेटल्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट द मेटल्स आर इन अवर लाइफ। ये आपने सीखा। मोस्ट ऑफ अवर किचन यूटेंसिल्स, parts of the sieving machine, washing machine, parts of our cars, electrical cables, etc. are made of metals. Metals हमारी ज़िंदगी में कितनी important हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन चीज़ों से। Think what will happen if the base of our iron is made up of plastic instead of metal. अगर सोचें कि हमारी ऐसी इस्त्री जिसका जो बॉटम है, जिसका जो पैंदा है, वो अगर प्लास्टिक का बना दिया जाए तो वो कैसे कपड़े इस्त्री करेगी? करेगी। सो थिंक अबाउट दिस। सो या आप जिस बर्तन में खाना पकाते हैं अगर उसका बॉटम प्लास्टिक का बना दिया जाए तो फिर क्या होगा? Your mother asked you to bring धोबी सोडा or washing soda when she plans for her scheduled washing या scheduled जो उसकी वॉशिंग है। डू यू नो द केमिकल नेम ऑफ धोबी सोडा? क्या आपको पता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ धोबी सोडा? जी जैन, आपको फार्मूला आता है? मैंने ये फार्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, धोबी सोडे का फार्मूला। मैंने कहाँ बताया? आप मुझे टॉपिक का नाम भी बताएंगे। अल्लाह वालो, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करना था और पहला तरीका था परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का। बहुत शर्मिंदगी हुई है मुझे, वैसे कोई बात नहीं बेटा। इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म होने दो, फिर इंशाल्लाह हर रोज़ आधा चैप्टर जब दूंगा ना लिखने के लिए, याद करने के लिए, टेस्ट के लिए, तो इंशाल्लाह मेरी रूह सुकून पाएगी इससे। सो धोबी सोडा फार्मूला था Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इसका फार्मूला है। सो वी पुट फर्टिलाइजर इन आवर फील्ड। फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं अपने खेतों में, गार्डन्स, बागों में, फ्लावर पॉट्स, जो हमारे फूलों के बर्तन होते हैं, गमले होते हैं उनके अंदर। तो इससे क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा? थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट पुट फर्टिलाइजर टू दिस। तो क्या होगा, उनको जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर दियर ग्रोथ, फॉर दियर क्या कहते हैं सस्टेनेंस, या उनको अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको नहीं मिलेंगे, वो मर जाएंगे। Have you ever thought of how we get diesel, petrol, etc. for running our vehicles? कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो आज सोचना शुरू कर दो। Where from we get natural gas? और ये वही बातें जो आपकी डेली लाइफ में हो रही हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा सोचना और इनको थोड़ा वेल मैनर में अपने दिमाग में बैठाना और मुश्किल नहीं है। तो where from we get natural gas, हमें नेचुरल गैस कहाँ से मिलती है? केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल आम जुबान में कहते हैं, इसको कहाँ से मिलता है? पावर किचन स्टोव, अपने जो किचन का चूल्हा उसके लिए, फॉर आवर फैक्ट्रीज, ये हमारे संतों के लिए। व्हाट इज़ कोल टार? कोल टार के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि कोल टार क्या होता है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मैंने उसमें बात की है। वेयर फ्रॉम इट कम्स, ये कहाँ से आता है? इन दिस एरा ऑफ हाई टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ अस डिपेंड टू मच ऑन प्लास्टिक आइटम्स। डिड यू एवर ट्राई टू नो व्हाट दीज थिंग्स आर? क्या कभी आपने कोशिश की ये जानने की कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? What is the source of these things? इन चीज़ों का मंबा या ज़रिया या इन चीज़ों का वसीला क्या है जिनसे हमें ये चीज़ें मिलती हैं? In this chapter you will or we will learn about how metals are extracted from their ores. पहली बात और क्या होती है, और मेटल्स को भी इंशाल्लाह हम लोग डिफाइन करेंगे, और फिर मेटल को हम लोग और से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ore is the impure form of metal that is obtained from the
अर्थ बाय डिगिंग द होल्स और बाय कटिंग द हिल्स। तो ये और जो है दिस इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। हाउ सोडियम कार्बोनेट और धोबी सोडा and sodium bicarbonate, that is baking soda, are manufactured, how urea is manufactured, and what are its important uses, what is petroleum, ये भी देखेंगे और उसके बारे में थ्योरीज भी पढ़ेंगे। कुछ ओर्स हैं मेटल्स की, आयरन की 2 और लिखी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, उनके फार्मूले आगे डाल दिए, कॉपर, कैल्कोपायराइट लिख दिया, एल्यूमिनियम की एक और दे दिया आपको, ठीक है, उसका नाम बॉक्साइड बता दिया, सोडियम की और दे दी जिसे खाने के नमक को हेलाइट कहते हैं, लेड, गैलिना, जिंक की, मरकरी की, क्रोमियम की, टिन की, सिलिकॉन के। बच्चे इनको याद रखिएगा, पेपर में कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं। हमारे टीचर्स ने मैं पूरे टेबल्स याद करवाए हुए थे, तो ये पूरा टेबल मैं अब आपसे उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाना चाहिए, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी बताएं जी आयरन की 2 ओर्स के नाम लिख दें, ये भी पूछ सकते हैं जी, एल्यूमिनियम की कोई एक और का नाम लिख दें, तो यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज ओर्स। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं क्या जी, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में कितने स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है माइनिंग। इसके जरिए माइनिंग की डेफिनेशन क्या, मैंने स्लाइड्स पे तो नहीं लिखी लेकिन लेक्चर में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। माइनिंग क्या, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ओर और द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर बाय डिगिंग द होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड द माइनिंग। कान कनी कहते हैं उर्दू में। तो जमीन में सुराख करके जमीन के अंदर से मेटल की ओर को निकाला जाना, या निकालने का अमल जो है इसे हम माइनिंग कहते हैं। फिर क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं मेटल की ओर के, उनको हम लोग क्या करते हैं जॉ क्रशर्स की मदद से, जैसे पाउडर नहीं बनाते ग्राइंडिंग मशीन में डाल के किसी चीज़ का, वैसे हम उनका पाउडर्स बनाते हैं, उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करते हैं। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होते हैं तो बेटा याद रखें क्योंकि हमने ज़मीन से निकाला है, उस ओर को, उसके साथ रेत भी होगी, मिट्टी भी होगी और बहुत सारी दूसरी इम्प्योरिटीज़ या ना खालिश चीज़ें उसके साथ मौजूद होंगी। अब हमने क्या करना, उन ना खालिश चीज़ों से भी उसकी जान छुड़वानी है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन होगी, फ्लोटेशन के जरिए से या साइक्लोन सेपरेटर के जरिए से हम लोग सेपरेशन करेंगे। ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं, यहाँ तक ये 3 प्रोसेसेस फिजिकल हैं, ठीक है। अब यहाँ से केमिकल प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे। रोस्टिंग में क्या होगा, स्मेल्टिंग में क्या होगा, ठीक है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बिस्मराइजेशन, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि केमिकल प्रोसेसेस हैं। और इनके अंदर क्या होता है, अगर एक मेटल जैसे अभी आप देख रहे हैं आयरन अपने ऑक्साइड की शक्ल में होता है, ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन को अलग करना आयरन से, ठीक है, तो फिर हमें प्योर आयरन मिलेगा। बात नहीं समझे मेरी? तो प्योर आयरन ऑब्टेन करने के लिए हमें आयरन की ओर से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, दिस मीन हमें इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने आपको आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री के 7th चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ाया था, ठीक है, याद है आपको? वहाँ मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ाई थी, मैंने आपको एनिमेशंस भी दिखाई थी, ठीक है। हमारी एक फर्नेस थी, ब्लास्ट फर्नेस, उसके अंदर ये काम किया था हम लोगों ने, ठीक है। सो उसके बाद जी रिफाइनिंग है। तो रिफाइनिंग में बेटे बाद का कुछ मेटल्स, इसका भी मैंने पढ़ाया था कि कॉपर जो है उसकी आप पहले क्या करेंगे जी, उसको आपने उससे आपने जो है अलग कर लिया, जो इम्प्योरिटीज उसके साथ शामिल थी, सल्फर होती है उसके साथ ऑक्सीजन होती है, हमने उनको अलग कर लिया, लेकिन फिर भी कॉपर के अंदर कुछ ज़र्रात रह जाते हैं गैंग के, तो फिर हम उसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और प्योर मेटल फिर आखिर पे हमें मिल जाएगी। डिस्टिलेशन भी की जाती है कुछ मेटल्स की, वो भी देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या है, कहते हैं मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो मेटल्स हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं। We use them for structural applications, cooking utensils, tools, electrical wires, and many other things. However, being electropositive, almost all the metals in nature are found in the form of their compounds. कहता है कि metals electropositive होती हैं, इनमें positive ion बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत reactive होती है, इस वजह से मैक्सिमम metals जो हैं वो हमें impure form में मिलती हैं, यानी अपने कंपाउंड की शक्ल में मिलती हैं। Then naturally, अब ये बेटे पहली बात तो ये है कि डेफिनेशन, मिनरल की डेफिनेशन क्या है, मिनरल्स क्या होती हैं। द नेचुरली अकरिंग मेटालिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स, कि नेचर में जो आपको ज़मीन के अंदर, नेचर के अंदर जो आपको मेटल्स के कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम किसका नाम दे देते हैं, मिनरल्स का नाम दे देते हैं। अब
अब वो कौन सी मिनरल है जिसको हम ओर कहेंगे, तो ये नीचे बच्चे डेफिनेशन ओर की भी आ गई, उसके साथ गैंग की डेफिनेशन भी मौजूद है। तो गैंग क्या होता है पहले ये देख ले। द डेब्रिज, डेब्रिज क्या है? कचरा, ठीक है, impure substances such as sand, rock and clay attached with the mineral is called gang, इसको gang कहते हैं। फिर डेफिनेशन है और की, तो an ore is a solid deposit, ये एक ठोस जखीरा किसका? containing a sufficiently high percentage of a mineral to make extraction of metal economically feasible। ये कहते हैं कि that form of mineral which contains sufficient quantity of metal in it, ठीक है, sufficient quantity of metal in it is called what is called the ore, उसको हम ore कहते हैं, ये भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो to recover and use these metals we separate them from ores and reduce the metal ions। क्या किया? 2 स्टेप्स बता दिए कि हमने मेटल को क्या करना है? रिकवर करना और उसको इस्तेमाल में लाना। तो इस्तेमाल में लाने के लिए और रिकवर करने के लिए हमें पहले मेटल को गैंग से अलग करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जब गैंग से हम अलग करेंगे तो हमें और मिलेगी, ये फॉर्म मिलेगी, आयरन ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, हेमाटाइड या मैग्नेटाइड मिलेगा। फिर हमने उसको क्या करना है? जो मेटल के आयंस उन्हें रिड्यूस करना है, मतलब उनसे ऑक्सीजन आयंस को अलग करना है, उनसे ऑक्सीजन आयंस को अलग करना है। अब जी मेटलर्जी की डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? तो बच्चे 4 ऑपरेशंस हैं। पहला माइनिंग, वैसे माइनिंग को बीच में डाल दो, पहला क्या? क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग, ठीक है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग भी कह सकते हो ऑफ द ओर। फिर उसके बाद जी ओर को कंसंट्रेट करना है, मतलब उससे गैंग को अलग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आएगी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसके 3 स्टेप्स हैं, वो भी हम देखेंगे। और फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, उसके भी 2 स्टेप्स हैं, बट इट डिपेंड्स कौन सा स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग या पल्वराइजिंग क्या होती है? द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ओर इनटू, या ये कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन तो नहीं कहना चाहिए, द कन्वर्जन ऑफ, क्या कंसंट्रेशन ताकि वाला प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू पाउडर बाय जॉ क्रशर्स और ग्राइंडर्स इज कॉल्ड क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग। क्या मतलब है? आपने माइनिंग की, माइनिंग के नतीजे में ज़मीन से आपने बड़े बड़े पत्थर निकाले, किसके? और के। अब बड़े पत्थर तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना हम लोग, तो उनको क्या किया जाता है? बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जॉ क्रशर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं लोहे के, उनके दरमियान में रख कर उनको तोड़ा जाता है, ठीक है, थोड़े मार मार कर तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग। द कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू पाउडर बाय जॉ क्रशर्स और ग्राइंडर्स इज कॉल्ड क्रशिंग और ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग ऑफ द ओर। प्रॉब्लम दिस इज कंसंट्रेशन क्या है जी? आफ्टर क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग ऑफ ओर, मिनरल इज सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग बाय सम फिजिकल मेथड, ठीक है। और फिजिकल मेथड क्या है जी? तो वो तो हम बाद में देखते हैं, 3 मेथड। पहले हम डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन देखेंगे। तो क्या था? सेपरेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम गैंग बाय सम फिजिकल मेथड इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सम ऑफ दीज मेथड्स आर एज फॉलोज। मैग्नेटिक सेपरेशन उन मिनरल्स के लिए यूज होगी या उन ओर्स के लिए यूज होगी जो कि मैग्नेटिक होती हैं। अब हर मेटल मैग्नेटिक थोड़ी होती है। फिर साइक्लोन सेपरेशन है, तो बेटा वहाँ पे हम लोग साइक्लोन सेपरेशन यूज करते हैं जहाँ पे मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है और गैंग की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, तो वहाँ पर हम साइक्लोन सेपरेशन यूज करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन, तो बेटा वो मेटल्स जिनको हम गीला कर सकें, जो गीली हो सकती हैं, ठीक है, जो पानी में, जिसे ये कह दिया जाए कि जो पानी के जरिए से गीली की जा सकती हैं, जिनको, या कुछ मेटल्स वो गीली नहीं होती, ठीक है। तो हम उन मेटल्स को जिनके अंदर खास तौर पर सल्फर के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, उनको हम लोग डिटर्जेंट के साथ मिला के, ऑयल के साथ मिला के उनको एजिटेट करते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ, जिसे कहते हैं ना, फ्रोथ वो अलग हो जाती हैं। किससे? गैंग से। गैंग नीचे बैठ जाता है। सो ये बात भी हम करेंगे। तो पहली चीज़ क्या जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसे ज़रा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मैग्नेटिक सेपरेटर्स। द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड। यहाँ से देखें, पाउडर्ड ओर आप डालेंगे इस बेल्ट के ऊपर, ये चमड़े की बनी होती है, ओवर ए लेदर बेल्ट मूविंग ओवर द 2 रोलर्स, वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक
ठीक है, उनमें से एक मैग्नेटिक है और दूसरा मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। वन इज मैग्नेटिक, ठीक है, वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक, द नॉन मैग्नेटिक और फॉल्स फर्स्ट, वो पहले गिर जाती है ना, उसको इन मैग्नेट्स ने खींचा नहीं होता, वो जैसे ये नीचे आता है वो गिरना शुरू कर देती है। लेकिन वो पार्टिकल जो मैग्नेटिक होते हैं उनको तो मैग्नेट्स ने खींचा होता है, लेकिन जैसे ही ये बेल्ट यहाँ से अलग होगा अब वो गिरेंगे, ठीक है। तो अपनी इनर्शिया की वजह से वो कहाँ जाकर गिरेंगे, इधर नहीं गिरेंगे, इनर्शिया की वजह से कहाँ जाकर गिरेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, इम्प्योरिटीज को और मेटल पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग कर दिया बाय यूजिंग द मैग्नेट्स, ठीक है। तो द नॉन मैग्नेटिक ore falls first and the magnetic ore gets attracted and falls farther away as shown in the figure. प्रॉब्लम किसी को, अब एक छोटी सी एनिमेशन है यहाँ पे, ठीक है जी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो वेट हो सके, गीली हो सके, ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। द ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल एंड द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर, ठीक है। तो जो आपके गैंग के पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ मिलकर गीले हो जाते हैं, और जो मेटल है वो ऑयल के साथ मिल करके करती है, हल्की होती है, ऊपर जा की शक्ल में तैरना शुरू कर देती है, ठीक है। सो द होल मिक्सचर इज एजिटेटेड, जो आपका पूरा मिक्सचर हम उसे क्या करते हैं, हिलाते हैं। कैसे हिलाते हैं, ये देखें, यहाँ से हवा आएगी, अब आपको पता है जब हवा बुलबुलों की शक्ल में यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ पे बेटे होश होते हैं, जैसे हवा बाहर आती है तो कभी पानी में आप पाइप डाल के दें ना, जरा हवा मारे ना, तो बुलबुलों की शक्ल में ऊपर आते हैं। तो इस तरह ये जो यहाँ से हवा बाहर निकल रही होती है वो पूरे के सारे मिक्सचर को हिलाती है एक दफ़ा सही करा के, उससे क्या होता है, झाग बनती है। एंड सॉइल कोटेड ओर पार्टिकल्स बीइंग लाइटर कम टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द फ्रोथ दैट कैन बी स्किम्ड एज शोन इन द फिगर। हम उसे अलग कर सकते हैं वहाँ से ऊपर, जैसे दूसरे बलाई उतारते हैं वैसे हम झाग को भी उतार लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एनिमेशन देख लेंगे। मतलब वो आपकी मेटालिक ओर्स जिनके साथ सल्फर मौजूद होगी उनको हम इससे अलग करें।
ठीक है। So now we will talk about the cyclone separator. First of all, जो उसकी थ्योरी है वो हम पढ़ लेते हैं। तो there is a large density difference between the ore and the impurities. The cyclone separator is used. In this method, air under the high pressure is blown through the pulverized ore. The lighter gangue is blown away from the top or through the top, but the denser mineral rich particles hit the walls by the centrifugal force. They fall down the funnel. अब ये यहाँ से बता रहे हैं डर्टी एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सुन रहे नहीं सुन रहे? और क्लीन एयर यहाँ से, और ये बता रहे हैं यहाँ पे होगा क्या, इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन वी हैव हियर द होल थिंग। ये देखो ये यहाँ से फेड किया हमने इसको, अब ये घूमना शुरू करेगा। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो किधर जा रही हैं? ऊपर को। और जो आपके मेटल के पार्टिकल्स हैं जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे जा रहे हैं और नीचे इकट्ठे हो जाएंगे इन दिस। ये यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अब आपके मेटल के पार्टिकल्स नीचे बैठने। क्लियर हो गया जी? तो ये आपकी क्या कंसंट्रेटेड मेटालिक और प्रॉब्लम किसी को, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जी हमने क्रशिंग ग्राइंडिंग भी देख ली, और उसके बाद हम लोगों ने रोथ फ्लोटेशन भी देख ली, साइक्लोन सेपरेशन भी देख ली, मैग्नेटिक सेपरेशन भी देख ली, जिसको हम कंसंट्रेशन ऑफ मेटल का नाम देते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगी तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे पहले थोड़ा। आफ्टर द मिनरल हैज बीन फ्रीड ऑफ गैंग, कंसंट्रेटेड मिनरल इज पास थ्रू केमिकल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। Definition क्या है जी? The process of extracting metal from the concentrated ore by passing it through some chemical process is called extraction of metal. Some of these methods are as follows. So एक roasting, एक smelting, एक mesmerization है। बेटा roasting किन के लिए होती है? वो iron ores, याद रखना, iron ores या metal ores? मेटल ores। वो metallic ores जिनके साथ ऑक्सीजन नहीं होती, या मैं ये कह दूं आयरन ओर्स के साथ क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, तो उनको हम रोस्टिंग से पास नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि वो आयरन ओर्स या मेटालिक ओर्स जिनके साथ ऑक्सीजन नहीं होती, हम उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टिंग से पास करते हैं। क्या करते हैं? उनको हवा के साथ, हवा का मतलब केमिस्ट्री में क्या होगा? ऑक्सीजन। जहाँ हम हीटिंग विद एयर की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ हम उनको हीटअप करेंगे। उससे क्या होगा? आपकी मेटालिक की ओर जो है जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं है वो जलेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको मेटालिक ऑक्साइड में चेंज करेंगे, फिर हम स्मेल्टिंग से पास करेंगे जो कि ब्लास्ट फर्नेस में होती है। और वहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? या तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनके जरिए से हम लोग इनसे किसको अलग कर लेते हैं? ऑक्सीजन को अलग करके प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सम ऑफ दीज मेथड्स आर रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड मेस्मराइजेशन। देखते हैं जी रोस्टिंग क्या कहता है। सम ऑफ द मेटल ores are not in the form of their oxides, so first they are converted into their oxides by heating the mineral in air below its melting point. This process is called roasting. Definition here: the conversion of metal ores into their oxides by heating it in the oxygen is called roasting. For example, अब आपका जिंक जो है वो जिंक सल्फाइड की शक्ल में होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में चली जाएगी और जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी जिंक सल्फाइड से। ठीक है, सिमिलरली जो आपका हाइड्रोगेरम का ऑक्साइड है, ठीक है, जिसे हम सिनाबार कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं, जब हम इसे हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वही सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ऑक्साइड में, और साथ आपको डायरेक्टली हाइड्रोगेरम मिल जाता है, मरकरी मिल जाता है। अब ये क्या था आपका कॉपर पायराइट, इसको जब आप ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो आपको कॉपर सल्फाइड मिलेगा, आपको आयरन सल्फाइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब स्मेल्टिंग क्या होती है? द मेथड टू रिड्यूस द मेटल आयंस टू फ्री मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। अब ये कौन है? ऑक्साइड्स होंगे, ये सारे कौन होंगे? द मेथड टू रिड्यूस का मतलब किसको हमने अलग करना? ऑक्सीजन को अलग करना। मेटल आयंस टू फ्री मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स आर कोक मीन मैंने बताया था पीछे 99% कार्बन होती है। ठीक है, ये वो सॉलिड कार्बन या कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये कहते हैं वो सॉलिड रेजिड्यू है जो हमें आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल मिलता है।
तो हमने ये कहते हैं मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल या कार्बन, जिसे कहते हैं कोक। तो हमने करना क्या, मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स आर कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये तीन आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनके जरिए से आप ऑक्सीजन को अलग करेंगे उसकी ओर से, और आपको प्योर मेटल मिल जाएगी। सम एग्जांपल्स आर देखिए, आयरन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको हीटअप करेंगे, वो कैसे बनेगी, ब्लास्ट फर्नेस 9th क्लास में इसके एनिमेशंस पढ़ी हैं मैंने, जो लेक्चर दिए थे उनको जाकर देख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड जाके इसके साथ मिलेगी तो क्या कर लेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरी चीजों से ऑक्सीजन को छीन लेती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस में चेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और आयरन पीछे रह जाएगा। बात समझे नहीं समझे? इसने अब इसके साथ कितने ऑक्सीजन के आइटम्स हैं, 3, तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे, एक एक लेके 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, पीछे प्योर आपको आयरन मेटल मिल जाएगी। ये वुल्फ्रेम ऑक्साइड है, या ये कहते हैं कि टंगस्टन ऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन मिलेगी। अब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कितने ऑक्सीजन चाहिए पानी बनाने के लिए, 1, तो 3 है, तो फिर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 3 वाटर बनेंगे, आपको वुल्फ्रेम बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। कोक के साथ जब आप जिंक ब्लेंड को जो है वो हीटअप करेंगे या उसके साथ मिलाएंगे, तो क्या कोक क्या करेगी, इससे ऑक्सीजन को छीन लेगी, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और साथ जिंक आपको मिल जाएगा। समझ आ गई? ये थी आपकी स्मेल्टिंग। होवेवर स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर इज डन इन 2 स्टेप्स, वो 2 स्टेप्स में होती है। कैसे? द रोस्टेड कॉपर ओर इज हीटेड, पहले उसकी रोस्टिंग करते हैं और उसके नतीजे में आपको ये 2 चीजें मिलती है, रोस्टिंग के नतीजे में ये दोनों मिलेंगे। समझ आ नहीं है? तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमने इनकी की रोस्टिंग, उसके नतीजे में हमें ये 2 चीजें मिली, फिर हम इनको हीट करते हैं, ये स्मेल्टिंग हुई, ठीक है। इसके नतीजे में क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड में चेंज हुआ, कॉपर ऑक्साइड में चेंज, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कॉपर सल्फाइड बच जाता है, ये Cu2S फिर भी पीछे बच जाता है। स्मेल्टिंग के नतीजे में ये भी फिर भी थोड़ा बहुत पीछे ये कॉपर, ठीक है, बच जाता है। बात समझे ही नहीं समझे? सो फिर क्या करते हैं, इसकी बिस्मराइजेशन करते हैं। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है और कॉपर सल्फाइड होता है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे आपको, ये दोनों मिलेंगे ना तो सल्फर ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है, और ये पीछे कॉपर प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। फिर भी इसके अंदर बच्चे कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं, जैसे आपका गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, सिल्वर के पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। फिर हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बेटे स्टेटिक नहीं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। The roasted copper ore is heated with coke and sand at about ये इसकी स्मेल्टिंग हो रही है 1100 डिग्री सेल्सियस। The materials melt and separate into 2 layers। तो फिर क्या होता है, जो मटेरियल्स हैं वो मेल्ट करते हैं, किसके साथ, हमने इसको किसके साथ हीट किया, कोक और सैंड के साथ, रेत और उसके साथ है कोयले के साथ। तो मटेरियल्स मेल्ट करेंगे, मेल्ट होने के बाद 2 लेयर्स बनती हैं। द बॉटम लेयर दैट कंटेन्स दिस Cu2S एंड Fe, यही है ना स्मेल्टिंग के नतीजे में, मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया, रोस्टिंग के नतीजे में, सॉरी, ये 2 चीजें आपको मिली, यही और यही कह रहा है, ठीक है। तो 2 लेयर्स बनती हैं, एक लेयर Cu2S और एक Fes की होती है, इज कॉल्ड मैट, एंड द अपर लेयर इज ए सिलिकेट स्लैग। रेत डाली थी ना साथ, तो ये आयरन किस में चेंज हुआ, Fes के साथ ऑक्सीजन मिली, आयरन ऑक्साइड में चेंज हुआ, आयरन ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर आयरन सिलिकेट बनाता है, और ये शीशा है, ठीक है, हाँ समझ आए। तो जो आपकी जिसे कहते हैं, जो आपकी मेटल्स तैयार करने की जो सन्नतें हैं, उनके अंदर आपको शीशा भी तैयार मिलता है, वहाँ पे शीशा भी तैयार होता है। सो द बॉटम लेयर दैट कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड Fes इज कॉल्ड मैट। मैट क्या होता है ये बता देना, 2 लेयर्स जो कि आपको स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर से मिलेंगी। व्हाइल द अपर लेयर इज सिलिकेट स्लैग, और स्लैग क्या, ये इम्प्योरिटीज, ये झाग होती है ऊपर जो मैल तैयार रही होती है, बाय द रिएक्शन ऑफ FeO एंड सैंड। जो दोनों नीचे लिखती है, या Fes जो है ना, ये नीचे वाली लेयर में होगा, ये आस्ता आस्ता ऑक्सीजन के साथ मिलता है और किसमें चेंज होता है, Feo में, और Feo रेत के साथ मिलकर स्लैग बना देता है। बिस्मराइजेशन में क्या होगा जी, इन दिस प्रोसेस इट इज बिलोन थ्रू द मोल्टन कॉपर मैट इन द बेस्मर कन्वर्टर। ये शक्ल में दिखा रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये मोल्टन ट्रे है आपकी, यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी आपको चाक नजर आ रही होगी, स्लैग के द्वारा बन जाती है। हम दोबारा जो हमें स्मेल्टिंग के बाद जो हमें मैट मिलता है, उस मैट को दोबारा से हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के नतीजे में ये जो कॉपर सल्फाइड होता है, ये मिलकर कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है,
और जब पीछे बचा कुछ आपका कॉपर सल्फाइड होता है उससे कॉपर ऑक्साइड मिलके ही किसमें चेंज हो जाता है, कॉपर में, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो एनी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड एज स्लैग, उसको स्लैग की शक्ल में अलग कर लिया जाता है बिस्मराइजेशन में। इन द फाइनल स्मेल्टिंग स्टेप क्यूप्रस सल्फाइड, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड, उससे क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा विच रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड टू फॉर्म द। अब ये कितनी बातें बता दी बेटा, 3 स्टेप्स हैं, अगर आपने याद रखना है। सिर्फ ये कहना है कि इन दिस प्रोसेस इट इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन कॉपर मैट इन द बिस्मर कन्वर्टर। ये हो गया बिस्मराइजेशन, बिस्मर कन्वर्टर में होती है। एनी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड जो होता है उससे हम ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, स्लैग में। आयरन ऑक्साइड किसकी फॉर्म में जाएगा, स्लैग की फॉर्म में, जो कि FeSiO3 है। बाकी पीछे बचा के आपका क्यूप्रस सल्फाइड बच गया, क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, वो किसमें कन्वर्ट होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में। और क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड के साथ मिलकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो कॉपर होता है ना बेटा, इसकी सरफेस के ऊपर क्या बने होते हैं, जैसे आंवले नहीं बनते, कभी बंदा जल जाता है तो उसको छाले बन जाते हैं मोटे मोटे, इसकी सरफेस में मोटे मोटे आंवले बने हुए होते हैं, ब्लिस्टर्स जिन्हें कहते हैं। किसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से। ठीक है, समझ आ नहीं यार। सो इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। तो द प्रोडक्ट called blister copper is about 97% 97 to 99% pure copper with entrapped bubbles of SO2। ठीक है, इन बबल्स के इंट्रैप्ड होने की वजह से, ये अंदर कैद या मुक़य्यद होने की वजह से जो छाले या आंवले बनते हैं उनकी वजह से इसको हम ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। बिस्मराइजेशन इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट द प्योर आयरन इनटू स्टील, इसके जरिए से आप आयरन को स्टील में भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमें मिला था, ये रोस्टिंग से मिला था, ये स्मेल्टिंग से मिला, और ये हमें किससे मिला, बिस्मराइजेशन से। एट द बिस्मराइजेशन स्टेप जो है ये रोस्टिंग, ये इसको हमने हीट किया, Cu2S बना, FeS बना, और जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे दोबारा से इसको किसमें, स्मेल्टिंग में जाएगा, तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब बिस्मराइजेशन में क्या होगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है क्यूप्रस सल्फाइड से मिलेगा और आपको कॉपर दे देगा।